बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक नंबर 10 में हम लोग अब चौथी वीडियो में डिसीजन मेकिंग जो है उसके जो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जब हम लोग मैनेजर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन ले रहे होते हैं तो मैनेजर्स के पास तकरीबन 3 तरीके होते हैं या 3 टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, वो जो 3 टाइप्स होते हैं उनमें से एक तरीक़ाकार आप कह सकते हैं या एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन वाले डिसीजन लेते हैं। तो एक तरीक़ेकार जो है उसको हम लोग कहेंगे रैशनैलिटी। सेकंड नंबर पे आएगा बाउंडेड रैशनैलिटी जो कि ये है, और थर्ड नंबर पे आएगा इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है वही है। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो डिसीजन लेती होती है। अब ये जो है जितने भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस है ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि ये क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो डिसीजन मेकिंग जो कि रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है। इसको हम कहते हैं रैशनैलिटी। रैशनल किसे कहते हैं बच्चों? रैशनल का मतलब होता है वो चीज़ जो वो डिसीजन जो अक्ल की बुनियाद पे हो, जो फहमो फरासत के साथ फैसला किया गया हो। ठीक है, ज़हीन डिसीजन जो होता है। ठीक है, और ऐसे डिसीजन जो अक्लमंदी वाला डिसीजन होता है उस डिसीजन को हम लोग कहते हैं रैशनल डिसीजन। ठीक है जी। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जहानत को इस्तेमाल करते हुए, अक्ल को इस्तेमाल करते हुए, फहम फरासत के साथ बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, तो जब हम ऐसे डिसीजंस की बात करते हैं तो फिर हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो डिसीजन होगा वो 100% जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक हो गया? और लॉजिकल नहीं होना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों का जो डिसीजन है वो एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ये प्रोसेस हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा डिसीजन जो एक केयरफुल डिसीजन है। ठीक है जी, मैथमेटिकल स्टेप्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जितने भी ये स्टेप्स हैं ये केयरफुली फॉलो किए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के तमाम लॉजिक्स को अपने सैन में रख के, ठीक है, और सैन में रख के, और वो डिसीजन या वो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता होता है, और वो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, इस अमल को हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। वो डिसीजन, वो अल्टरनेटिव जो वैल्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकता है, हम लोगों ने वो डिसीजन लेना है, और ये वो डिसीजन है जो बहुत सोच समझ के लेना है। ये जो नीचे बच्चों स्टेप्स लिखे हुए हैं ये हम लोगों ने ये जितने स्टेप्स हैं ये हम लोगों ने चूँकि पीछे पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अब डिटेल में नहीं पढ़ते। ये वही स्टेप्स हैं जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने रैशनल डिसीजन मेकिंग पढ़ी। रैशनल डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग होती है बच्चों जो बहुत समझदारी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लेते हैं, सोच समझ के, और बहुत ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल डिसीजन होते हैं। ठीक है जी, ये डिसीजन जो है ये हमारा जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है जी। अच्छा, चूँकि रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो कम्प्लीटली लॉजिकल होता है, तो उसका मतलब है हम जब डिसीजन मेकिंग करने लगे होंगे तो हमें प्रॉब्लम जो है वो भी सही तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब हमें प्रॉब्लम सही तरीके से पता है तो हमें ये भी मालूम है कि हमने इसका सोल्यूशन क्या ढूंढना है। फिर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सोल्यूशन के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, और फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो हम लोगों ने चूज़ करना है। बच्चों, इससे रिलेटेड जो है वो मैं एक एक्सरसाइज जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है वो सही तरीके से क्लियर हो जाए। जी, तो बच्चों, आप लोगों ने अपने माइंड में जो स्टेप्स अभी हम लोगों ने देखे हैं 6-7 स्टेप्स, वो स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ये एक जो प्रॉब्लम है ये डिस्कस करते हैं। जी, तो ये देखिए बच्चों कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट द गिलब्रेथ हैव अ लार्ज फैमिली विथ 12 चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि उनकी 12 बच्चों वाली फैमिली है। जब 12 बच्चे हैं उनके तो इसका मतलब है कि एक अम्मी और अब्बू को मिला के तकरीबन 14 लोग बनते हैं। गिलब्रेथ जो हैं वो दोनों, और उनके बाद उनके 12 बच्चे। दे नीड टू पिक अ न्यू कार दैट विल सर्व एवरीवन।
तो उन्होंने क्या करना है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है। सबसे पहले देखिए डिसीजन मेकिंग का पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो उनके चूंकि फैमिली मेम्बर्स की तादाद 14 है और उन्होंने एक ऐसी कार लेनी है जो सारे के सारे लोगों की नीड्स को जो है वो पूरा कर सके, इंक्लूडिंग 4 टीनेजर्स हु आर ड्राइविंग एज और अप्रोचिंग इट, जिनमें 4 जो हैं वो टीनेजर्स हैं जो ड्राइव करने की उम्र में आ चुके हैं या अभी 6 माह में या साल में वो ड्राइविंग करने की एज में भी आ जाएंगे। द क्राइटेरिया कुड सेफली गैस माइलेज, रिलायबिलिटी एंड सीटिंग फॉर 14। ठीक हो गया बच्चों। हम लोगों ने फिर क्राइटेरिया भी पढ़ा हुआ था। तो हाँ, उन लोगों का क्राइटेरिया क्या है कि उन्होंने देखना है कि गाड़ी जो है वो सेफ़ होनी चाहिए, यानी कि ऐसी गाड़ी जो कि जिसकी ड्राइविंग बड़ी सेफ़ हो। नंबर 2, चूँकि पूरी की पूरी फैमिली ने जाना होता है। नंबर 2, गैस की माइलेज यानी कि उनका जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए। नंबर 3, रिलायबिलिटी बेटा इंजीनियरिंग की टर्म होती है और मैं आपको लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। एक चीज़ जब रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं वो चीज़ रिलायबल होती है। ठीक है, ये जो रिलायबिलिटी जब मार्केटिंग में यूज़ की जाती है, ये जब मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है, ख़ास तौर पे जब कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग की टर्म यूज़ की जाती है, जिसका मतलब ये है, इसका मतलब ये एतमाद वाली चीज़ नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बड़ा एतमाद है, एतमाद और एतबार वाली चीज़ है। रिलायबिलिटी का इंजीनियरिंग टर्म ये है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा हद तक परफेक्ट होती है, यानी कि 99.99% प्रोडक्ट परफेक्ट है, जिसके अंदर चांसेस ऑफ एरर्स आर रिड्यूस टू 0.0001%। ठीक हो गया जी। फिर आगे एंड सीटिंग ऑफ 14 पीपल, यानी कि क्या हो गया, इनका क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों ने गाड़ी खरीदनी है जो सेफ़ भी होनी चाहिए, जो रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो इंजन के हवाले से या उसके कंप्यूटर के हवाले से या बाकी जो फैसिलिटीज़ गाड़ी के अंदर होती हैं, और उसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी भी उसके अंदर 14 लोगों की होनी चाहिए। जब ये उन्होंने डिसीजन मेकिंग की तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, आगे उन्होंने क्या करना है, दे आर फॉलोइंग द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो हम लोगों ने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अभी ऊपर पढ़ा है वो फॉलो करेंगे, सो दैट दे कैन हैव अ फैमिली डिस्कशन विदाउट हीटेड वर्ड्स। तो जब रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, सारे के सारे ऑप्शंस उनके सामने होंगे, तो फैमिली में जब डिस्कशन हो रही होगी तो फिर हीटेड वर्ड्स, कोई एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करेगा, इसलिए कि एक रैशनल डिसीजन मेकिंग हो रही है। ठीक हो गया। फिर आगे क्या होगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो एक पैराग्राफ हमने पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई है। अब हम लोगों ने इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। क्या गिलब्रेथ की फैमिली को अब अगला स्टेप क्या होगा उनका, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव जनरेट करने हैं, देखने हैं कि 14 सीट्स वाली कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है। नंबर 2, देखना है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, या उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, या तीसरे नंबर में उन्होंने वेट द डिसीजन क्राइटेरिया, या अपने डिसीजन क्राइटेरिया को वेट देने हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ें तो इन लोगों ने एक काम तो कर लिया है, एंड ऑल्टरनेटिव तो हम लोग चौथे पाँचवें स्टेप में तीसरे स्टेप में जाके जो है वो जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, जो सबसे पहला काम होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है कि ये 14 लोग हैं, नंबर 1, ठीक है, 4 टीनेजर्स हैं, उनको गाड़ी चाहिए, और ये गाड़ियाँ जो हैं ये उनका डिसीजन क्राइटेरिया भी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पहला स्टेप यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप के डिसीजन क्राइटेरिया का सिलेक्शन वो हो चुकी हुई है, तीसरा स्टेप होता है कि उस डिसीजन क्राइटेरिया को वेट करना है। ठीक है, वो रहता है। जब डिसीजन क्राइटेरिया को हम वेट कर लेंगे तो चौथा स्टेप होगा ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो आंसर है वो बच्चों क्या बनेगा, वो बनेगा वेट द डिसीजन क्राइटेरिया। ठीक हो गया जी। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जनरेट ऑल्टरनेटिव अभी ऑल्टरनेटिव तो नहीं बनाने हैं, ऑल्टरनेटिव से पहले तो हम लोगों ने वेट देना है अपने डिसीजन क्राइटेरिया का, जो कि हम लोग को पिछले एग्जांपल्स में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हमने मिसाल के तौर पे इस पर हमने टिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया हमने अपना ऑप्शन, और अब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, चेक करेंगे हमारा आंसर ठीक है या गलत है। और देखिए जी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, इसकी वजह, दे हैव यानी कि वो फैमिली वाले जो हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है, दे नीड अ न्यू कार एंड दे हैव इस्टेब्लिश द डिसीजन क्राइटेरिया, और डिसीजन क्राइटेरिया भी उन लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। क्या मतलब, सेफ्टी, गैस माइलेज, रिलायबिलिटी एंड सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, दे आर क्राइटेरिया नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट, सो चूजिंग द वेट्स इज द नेक्स्ट स्टेप। ये चूंकि सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं ये एक ही
इंपॉर्टेंस के नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इनको हम लोगों ने चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, किस क्राइटेरिया का वेट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक हो गया जी। तो ये बच्चों एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कि ये जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ये काम कैसे करता है, ठीक हो गया जी। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। बाउंडेड रैशनैलिटी हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं जी।